हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे मल्टीवेरिएट कैलकुलस की थ्योरी एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आसान भी कह सकते हैं एंड इससे आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। मैंने इसके बारे में वीडियो बना रखी थी, किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो को भी आपको एंड तक देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको बताना होगा एंड साथ ही आपको ये बताना होगा कि टोटल 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो पहले तो इसकी थ्योरी के बारे में देख लेंगे, देन इसके बाद फिर क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये आपके सामने डेफिनेशन, ठीक है। मल्टीवेरिएट कैलकुलस हम पढ़ते क्यों हैं, क्या इसका मतलब होता है। तो मल्टीवेरिएट कैलकुलस इज द एक्सटेंशन ऑफ कैलकुलस टू फंक्शन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स, यानी कि जब कोई फंक्शन एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर निर्भर करता है तो मल्टीवेरिएट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इस बात का आपको याद रखना है। उस पर की जाने वाली कैलकुलस को मल्टीवेरिएट कैलकुलस कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद एग्जाम्पल के लिए बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें देखेंगे तो दो फंक्शन यानी कि दो वेरिएबल हैं फंक्शन में, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 वेरिएबल हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका कैसा मल्टीवेरिएट कैलकुलस के अंदर आता है। इसके बाद अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल, यानी कि कई चरों वाले फलन। अब जैसे आ जाता है आपका एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, या आपका इस तरीके से एफ एक्स वाई जेड के लिए भी आ सकता है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि 3 वेरिएबल भी आपके हो सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जब किसी फलन का मान एक से अधिक चरों पर निर्भर करता है, जब किसी फंक्शन की जो वैल्यू है एक से अधिक पर वेरिएबल पर डिपेंड करती है, तो इसको क्या कहते हैं, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो इसमें होता है यदि हम किसी बिंदु ए बी की ओर कई दिशाओं से जाएं और हर बार फलन का मान एक ही आए, यानी कि द लिमिट ऑफ एफ एक्स वाई एट ए बी एग्जिस्ट ओनली इफ ऑल paths towards AB give the same value, यानी कि हम ए बी की ओर कई दिशाओं से जाएं लेकिन जो मान है यानी कि वैल्यू वो सेम मिले, तो इसका मतलब ये होगा, क्या होगा आपका, तभी लिमिट एग्जिट करती है, नहीं तो लिमिट एग्जिट नहीं करती। यानी कि हम किसी भी दिशा में किसी भी डायरेक्शन में जाएं वहां पर जो वैल्यू है वो सेम ही आनी चाहिए। आगे है इसके बाद 3 पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं आपके जैसे df ओवर dx, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको डेल्टा भी बोलते हैं, कर्ली भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग बाय कांस्टेंट। यदि हम देखिए, मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे ये है आपका, यदि हम इसमें फंक्शन में क्या कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमें क्या करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जो वाई है वो कांस्टेंट रहेगा और सिर्फ एक्स का हो जाता है। ऐसे ही यदि हम एक्स की रेस्पेक्ट में इसका करेंगे, ठीक है, इस वाले का y की रेस्पेक्ट में करेंगे, f में तो कर दिया, y की रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको 2y मिल जाएगा और जो x स्क्वायर है यानी कि x है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आ गई होगी बात समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्रेडियंट वेक्टर। ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ एफ एक्स वाई, ये कैसे होता है, ग्रेडियंट वेक्टर ये दर्शाता है कि फंक्शन सबसे तेजी किस दिशा में बढ़ रहा है, ये आपको याद रखना है। इससे क्या पता चलता है कि फंक्शन तेजी से किस दिशा में बढ़ रहा है, ये आपको इससे पता चल जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट 5, तो ये है चेन रूल। तो चेन रूल क्या होता है, ये है z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई एंड x इज इक्वल टू एक्स टी, वाई इज इक्वल टू वाई टी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, dz अपॉन dt निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी टी प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई ओवर डी टी, इस तरीके से यहाँ पे लिखना होता है। इसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो ये क्या होते हैं, दिशात्मक अवकलज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ इन डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर यू इज इक्वल टू, ये भी लिमिट है और आपको याद रखना है फॉर्मूला होता है डी एफ इज इक्वल टू में होता है आपका यहाँ पर एफ इंटू यू, यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव फंक्शन के बदलाव की दर को दर्शाता है कि किस विशेष दिशा में है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टेंजेंट प्लेन टू अ सरफेस, यानी कि सरफेस पर स्पर्श तल। तो ये होता है आपका इफ अ सरफेस इज गिवन बाय z इक्वल्स टू, आपको दे रखा है देन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन
आपको इक्वेशन दे रखी है, ये आप इसको देख लीजिएगा और इसको दिमाग में फिट कर लीजिएगा। चलिए, उसके बाद आपका पॉइंट 8 है, ये आपका लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा होता है आपका यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ वाई इज इक्वल टू 0। इसके लिए हम चेक करते हैं, यानी कि सबसे पहले एक बार एक्स की रेस्पेक्ट में निकालेंगे। जैसे ये दे रखा है यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल यहाँ पर आपको दे रखी हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक्स की रेस्पेक्ट में निकालते हैं, फिर वाई की रेस्पेक्ट में निकालते हैं, फिर इक्वल में 0 पुट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 0 पुट करने के बाद फिर ये एफ एक्स एक्स का मतलब होता है कि हमने जो डबल डेरिवेटिव किया उसका एक और बार कर देना। ठीक है, एक बार जो डेरिवेटिव किया उसका फिर से निकालना, एफ एक्स एक्स से डिनोट करते हैं। एफ वाई वाई का मतलब होता है कि जो हमने y का किया उसका फिर से कर देना। एफ एक्स वाई का मतलब होता है जो हमने x का किया था उसमें y के रेस्पेक्ट में कर देना। तो ये बातें आपको याद रखनी है। यदि आप देखिए एफ एक्स एक्स यदि ग्रेटर है 0 से, यानी कि x की रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव करें और वो आपका 0 से बड़ा है तो मिनिमा होगा। और यदि हम यहाँ पे क्या करें, जो f का डबल एफ एक्स यानी कि x की रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव करने पे यदि वो 0 से छोटा आता है तो कैसा होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। तो ये इस बातों का आपको ध्यान रखना है। इफ यहाँ पर आपको दे रखा है यदि जो d है यानी कि 0 से छोटी आ जाए तो वो सैडल पॉइंट हो जाएगा। तो फंक्शन का बढ़ना या घटना लोकल मैक्सिमा या मिनिमम कहलाता है। ये तो आपको पता है, क्रिटिकल पॉइंट पर ये वैल्यू चेक की जाती है, यानी कि हम वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। इसके बाद आगे चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा इसका सही आंसर क्या है। एंड इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आपका द ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इज। इसका ग्रेडियंट तो आपको पता है, ग्रेडियंट हम किस रूप में लिख देते हैं तो देख लेते हैं। चलिए पहले हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट के लिए यहाँ पर आपको ये दे रखा है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको दे रखा है एक्स वाई। तो यहाँ पर इसको किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर ग्रेडियंट इसका पूछा है तो ग्रेडियंट के लिए आपको पता है ये आपका पहला होता है एक्स की रेस्पेक्ट में, फिर लिख देते हैं हम वाई की रेस्पेक्ट में। जब इसका एक्स की रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वाई, और जब वाई की रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स मतलब एक्स बचेगा आपके पास। तो वाई कॉमा एक्स बच जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वाई कॉमा एक्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। देन आपको यहाँ पर बताना है डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो इसका आंसर भी आप बता दीजिएगा। इसको कर्ली बोलते हैं वैसे तो। अपॉन डेल वाई आपको यहाँ पे फाइंड करना है, एफ एक्स वाई ई की पावर एक्स प्लस वाई, ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है। अब इसके बाद क्या निकालना है, y की रेस्पेक्ट में, और y की रेस्पेक्ट में जब आप करेंगे तो e की पावर x प्लस वाई का तो ये रहेगा ही। देन इसके बाद जब y का करेंगे हम यहाँ पे तो आपको 1 मिल जाएगा। तो सिंपली यही रहेगा आपका e की पावर x प्लस वाई, यानी कि ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए e की पावर x प्लस वाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy। तो आपको यहाँ पर बताना है कि फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। इसके जो क्रिटिकल पॉइंट है वो आपको फाइंड करने हैं। तो चलिए कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट आपको बताए थे किस तरीके से यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो एफ एक्स वाई आपको कितना दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ एक्स निकालिए। एफ एक्स निकालेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 हो गया आपके सामने ये। देन इसके बाद अच्छा एक्स के रेस्पेक्ट में वाई, इसके बाद आप क्या करेंगे, इक्वल में 0 पुट कर दीजिए। सेम एफ वाई निकालिए। एफ वाई निकालेंगे तो 3y स्क्वायर माइनस 3x ये बचेगा। इसके बाद सिंपली आप यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए इक्वेशन को। जब आप यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे या फिर एक काम करिए, जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे पुट करके देख लीजिए। देखिए यदि हमें x की जगह 1 रखे हैं, y की जगह 1 रखे हैं तो क्या हो जाएगा, आपको ये इसके 0 के इक्वल मिल जाएगा। यदि हम यहाँ 0 0 पुट करें तब भी 0 आ रहा है। सेम इसमें भी यही चीज हो रही है, यानी कि पता चल सकता है इसमें कौन से पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1 1 0 0। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि आप देखें तो ऑप्शन नंबर सी 1,1 एंड 0,0 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन का जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है वो हमेशा कैसा होता है, 0 1 अनडिफाइंड या फिर
नल या फिर कांस्टेंट। ठीक है, तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, 0, 1, अनडिफाइंड या कांस्टेंट। तो आपको पता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन है, तो यानी कि जब उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आपको कैसे मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए 0 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0,0। इनमें से कौन सा 0,0 के लिए कंटिन्यूअस नहीं है। तो देखिए आसान है ये भी आपको पता लगाना। यहाँ पर यदि आप ऑप्शन नंबर ए देखें तो यहाँ पर यदि आप 0, 0 एक्स और वाई की जगह रखें कोई दिक्कत नहीं होगी, 0 आ जाएगा। बी में रखेंगे 0, इस बार पहले सी देखते हैं। सी में यदि आप एक्स और वाई की जगह 0 रखेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, साइन 0 बन जाएगा, उसकी वैल्यू आपको पता है 0 होती है। एक्स प्लस वाई की जगह यानी कि ऑप्शन नंबर डी में भी आप 0 रखेंगे, एक्स और वाई दोनों की जगह यहाँ पे भी 0 मिल जाएगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ऊपर भी 0 बन जाएगा और नीचे भी 0 बन जाएगा, जो कि ऐसा आपका पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपसे नॉट पूछा है, नॉट कंटिन्यूअस, तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं, प्योर डेरिवेटिव, मिक्स्ड पार्शियल डिफरेंशियल, या फिर टोटल डेरिवेटिव, या फिर ग्रेडियंट। वैसे तो आपको देखकर ही पता चल रहा होगा, इसका नाम समझ आ गया होगा, इसका नाम है मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि आपको ये फॉर्म में दे रखा है एक्स और वाई दोनों की रेस्पेक्ट में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू आपको एक्स स्क्वायर वाई दे रखा है, देन आपको यहाँ पर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यहाँ पर आपको फाइंड करना है। आइए चलिए देखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर दे रखा है ये एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई, देन आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपको निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा 2xy। डबल डेरिवेटिव करेंगे आप इसका, जब डबल आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा 2y। तो यदि आप ऑप्शन देखें तो जो ऑप्शन नंबर ए है 2y बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। तो इसे पूछा है आपसे किसके लिए, मिनिमम के लिए पूछा है इसमें। तो ये दे रखा है एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे मिनिमम निकालने के लिए आप यहाँ पे एक चीज करिए, वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अच्छा 6y के बाद कुछ रह गया नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पे पहले ये बन जाएगा आपका x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, ये आपके यहाँ से दो फॉर्मूले मिल जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देखें तो हमने इसमें क्या प्लस किया है, तो यहाँ पर आपके पास माइनस का 13 बचेगा, तो ये आपके पास बच गया है। यदि हम इसको देखें तो आपको पता है 2 और 3 के लिए तो जो वैल्यू है वो मिनिमम आएंगी, क्योंकि स्क्वायर में आएंगे। तो आपको यहाँ से ऐसे पता चल जाएगा 2 और 3 स्क्वायर कंप्लीट करने पर मिनिमम पॉइंट साफ दिखते हैं, यानी कि जो स्क्वायर में पॉइंट बने हैं ये 2 और 3, ये इसके सही आंसर हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए 2 एंड 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन हेशियन मैट्रिक्स इज। आपको यहाँ पर मैट्रिक्स यहाँ पे फाइंड करनी है, क्या होगी। तो पहले ये लिख लेते हैं, क्या है आपके सामने। तो ये दे रखा है आपको एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है, ये आपकी होती है एफ एक्स एक्स, यहाँ पर होता है एफ वाई वाई, और यहाँ पर होता है एक्स वाई, और ये होता है आपका वाई एक्स। ठीक है, ये बात आप इसको याद रख लीजिएगा। चलिए तो फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले एफ एक्स एक्स क्या आएगा, तो एफ एक्स एक्स इसका डबल डेरिवेटिव, यानी कि एक बार 2x आएगा और इसका फिर से हम करेंगे 2x का, तो क्या बचेगा 2 बचेगा। इसके बाद एफ वाई वाई निकालते हैं। पहले वाई वाई के लिए हम क्या करेंगे 2y, और 2y का फिर से करेंगे तो 2 मिल जाएगा।
इसके बाद अब क्या निकालेंगे हम एफ एक्स वाई। तो देखिए पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2x मिलेगा, देन उसका बाई के लिए करेंगे तो ये आपको भी पता है जब बाई की उसमें है ही नहीं तो 0 मिलेगा। सेम एफ वाई एक्स भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 0 0, यानी कि साफ आपको आंसर यहाँ पे दिख रहा है इसका जो है 2 2 4, यानी कि 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में आंसर छोड़ना था, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में यदि देखें 2 0 0 2, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यानी कि एक्स की रेस्पेक्ट में था ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, एक्स की रेस्पेक्ट में करना था। तो आंसर सिंपली 2x, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चन सभी पसंद आए होंगे एंड जो थ्योरी थी वो भी आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में आगे की थ्योरी ले लेंगे एंड जो इसके क्वेश्चंस है उनको करा लेंगे। चलिए फिलहाल आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।